हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन को निम्न उपायों द्वारा नियंत्रित कर सकता है। ए. बैंक दर बढ़ाकर। बी. बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर। सी. नगद कोष आवश्यकता को घटाकर। डी. अधिक बिल्लों का पुनर्बट्टा कर। सही जवाब है ए. बैंक दर बढ़ाकर। स्पष्टीकरण: बैंक दर में वृद्धि कर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों की साख सृजन की क्षमता कम कर देता है। चूंकि आरबीआई द्वारा व्यावसायिक बैंकों को दिए जाने वाले आरण महंगे हो जाते हैं, उसी प्रकार सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों की तरलता कम कर उनकी साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करता है। ये आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण हेतु अपनाए जाने वाले परिमाणात्मक उपाय हैं। मुद्रास्फीति का कारण है: ए. उच्च आय की मांग। बी. मांग वृद्धि के साथ आपूर्ति वृद्धि का न होना। सी. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन। डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी. उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण: मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति है जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने लगती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं। यह उस समय होता है जब मुद्रा की अधिकता एवं वस्तुओं तथा सेवाओं की कमी होती है अथवा उच्च आय की स्थिति होती है एवं मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक महंगा होने से भी इस स्थिति को बल मिलता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा अंग है? ए. उपभोग व्यय। बी. विनियोग व्यय। सी. निर्यात। डी. आयात। सही जवाब है ए. उपभोग व्यय। स्पष्टीकरण: भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा अंग उपभोग व्यय है। इसके बाद विनियोग व्यय अथवा सकल स्थिर पूंजी निर्माण का क्रम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान शेष के चालू खाते में शामिल नहीं होता है? ए. वस्तुओं का निर्यात एवं आयात। बी. सेवाओं का निर्यात एवं आयात आरण। सी. स्थानांतरण भुगतान। डी. विदेशों से शुद्ध आरण। सही जवाब है डी. विदेशों से शुद्ध आरण। स्पष्टीकरण: विदेशों से शुद्ध आरण भुगतान शेष के पूंजी खाते की मद है, न कि चालू खाते की।
नरसिम्हम समिति एक की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? ए. कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु, बी. औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हेतु, सी. बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु, डी. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु। सही जवाब है डी. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु। स्पष्टीकरण। भारत सरकार ने देश की वित्तीय प्रणाली की वर्तमान संरचना तथा उसके विभिन्न अवयवों का आलोचनात्मक अध्ययन करने और उसमें सुधार लाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर श्री एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति का गठन अगस्त 1991 को किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 नवंबर 1991 को वित्त मंत्री को सौंपी। निम्न में से किसे राष्ट्रीय आरण नहीं समझा जाता है? ए. जीवन बीमा पॉलिसी, बी. दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड, सी. भविष्य निधि, डी. राष्ट्रीय बचत पत्र। सही जवाब है ए. जीवन बीमा पॉलिसी। स्पष्टीकरण। जीवन बीमा पॉलिसी राष्ट्रीय आरण नहीं है, चूंकि यह न तो भारत की संचित निधि पर आहरित है और न ही भारत सरकार इसके किसी भुगतान हेतु बाध्य है। पूंजी निर्माण दर्शाता है ए. पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हेतु किया गया व्यय प्रवाह, बी. पूंजी के स्टॉक में घिसावट, व्यय के बाद शुद्ध वृद्धि, सी. मांग पर उत्पादन का अतिरेक, डी. केवल भौतिक परिसंपत्ति पर किया गया व्यय। सही जवाब है बी. पूंजी के स्टॉक में घिसावट व्यय के बाद शुद्ध वृद्धि। स्पष्टीकरण। सकल पूंजी निर्माण का अर्थ किसी लेखा वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के कुल संचय अथवा स्टॉक से है। शुद्ध पूंजी निर्माण का आशय पूंजी के स्टॉक में घिसावट व्यय के बाद वृद्धि से है। वर्तमान में भारत में घरेलू बचत की अनुमानित औसत दर है ए. 15 से 20%, बी. 20 से 25%, सी. 25 से 30%, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी. इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण। भारत में घरेलू बचत की औसत दर जीडीपी के 30% से अधिक है, जो वित्तीय वर्ष 11 से 12 में जीडीपी का सर्वाधिक 34.6% रही। तीव्रतर एवं अधिक समावेशी विकास की ओर निम्न में से किस योजना का लक्ष्य था? ए. 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी. 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी. 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी. 11वीं पंचवर्षीय योजना। स्पष्टीकरण। 1 अप्रैल 2007 से देश की 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई थी। योजना के दृष्टिकोण पत्र को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 9 दिसंबर 2006 को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। दृष्टिकोण पत्र में मुख्य बल अधिक तीव्र, अधिक व्यापकाधारित और समावेशी विकास पर है। वर्ष 2016 में एचडीआई में विश्व में 188 देश के बीच भारत का स्थान क्या था? ए. 130, बी. 131, सी. 132, डी. 133। सही जवाब है बी. 131। स्पष्टीकरण। विश्व के कुल 188 देशों के लिए जारी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 131वां स्थान है। वर्ष 2015 में भारत 130वें स्थान पर था। भारत के लिए यह सूचकांक 0.624 था, जो 2015 में 0.609 था।
सतत आर्थिक विकास निर्भर करता है ए निवेश न कि बचत, बी बचत न कि निवेश, सी बचत एवं निवेश दोनों, डी न तो बचत नहीं निवेश। सही जवाब है बी बचत न कि निवेश। स्पष्टीकरण। सतत आर्थिक विकास बचत एवं निवेश दोनों पर निर्भर करता है। हरित आधारभूत संरचना एवं तकनीक में निवेश तथा संकटकालीन आवश्यकताओं के कुशलतापूर्वक निर्वाह हेतु बचत दोनों ही आर्थिक विकास की निरंतरता हेतु आवश्यक हैं। वर्तमान में 100% प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग एफडीआई की अनुमति किस क्षेत्र में नहीं है? ए रक्षा, बी दवाओं, सी बैंकों, डी बीमा। सही जवाब है डी बीमा। स्पष्टीकरण। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की सीमा 26% से अधिक किंतु 49% तक सीमित है। रक्षा और दवाओं के क्षेत्र में सरकारी अनुमोदन के पश्चात 100% एफडीआई किया जा सकेगा। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त कुल अनुदान में निम्न में से किसका हिस्सा अधिकतम है? ए खाद्य अनुदान, बी खाद्य अनुदान, सी निर्यात अनुदान, डी पेट्रोलियम अनुदान। सही जवाब है बी खाद्य अनुदान। स्पष्टीकरण। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा खाद्य पर दिया जाने वाला अनुदान सर्वाधिक होता है, तत्पश्चात खाद्य अनुदान तथा पेट्रोलियम अनुदान का स्थान है। पिछले दशक में निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई भारत में आया है? ए खाद्य, बी बीमा, सी दूरसंचार, डी खाद्य प्रसंस्करण। सही जवाब है सी दूरसंचार। स्पष्टीकरण। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2016 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। 1 सेवाएं, वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर वित्तीय व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कोरियर, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण 50.799 बिलियन डॉलर 18%। 2 निर्माण, विकास, टाउनशिप, आवास, बिल्टअप अधोरचना 24.188 बिलियन डॉलर 8%। 3 कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर 21.18 बिलियन डॉलर 7%। 4 दूरसंचार 18.382 बिलियन डॉलर 7%। 5 ऑटोमोबाइल उद्योग 15.65 बिलियन डॉलर 5%। सीएसओ द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय आय के नए आंकड़ों के अनुसार 2011 से 12 की कीमत पर कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सा 2013 से 14 में क्या था? ए 12%, बी 15%, सी 18%, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 2013 से 14 में औसत आधार पर 13.9% है। 2011 से 12 की कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण का अर्थ है: ए विदेश में व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करना, बी आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रम का परित्याग, सी अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना, डी विदेशी आड़ में वृद्धि लाना। सही जवाब है सी अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण रखना। स्पष्टीकरण।
वैश्वीकरण का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकीकरण है, ताकि वस्तुओं, सेवाओं, निवेश तथा मानव संसाधनों का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हो। इसमें अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभाव्य नियंत्रण भी शामिल है। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ए. कृषि, बी. उद्योग, सी. खनन, डी. परिवहन। सही जवाब है ए. कृषि। स्पष्टीकरण: झारखंड मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की कुल आबादी का 70 से 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी? ए. 14,632 करोड़, बी. 24,850 करोड़, सी. 20,480 करोड़, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. 14,632 करोड़। स्पष्टीकरण: 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा झारखंड राज्य को 14,632 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक निर्धारित की गई। झारखंड राज्य में संतुलित विकास की महत्ता पर बल देने के लिए 10वीं योजना में राष्ट्रीय लक्ष्यों के समरूप वृद्धि दरों तथा सामाजिक विकास के लक्ष्यों को शामिल करते हुए वृहत विकासात्मक लक्ष्यों का विवरण शामिल किया गया था। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के मध्य झारखंड का स्थान कौन सा है? ए. 11वां, बी. 12वां, सी. 13वां, डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है डी. इनमें से कोई नहीं। स्पष्टीकरण: 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। तेलंगाना गठन के उपरांत झारखंड जनसंख्या की दृष्टि से देश का 14वां राज्य है। इससे पूर्व झारखंड का 13वां स्थान था। झारखंड में निम्न में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वनाच्छादित है? ए. चतरा, बी. हजारीबाग, सी. घाटशिला, डी. रांची। सही जवाब है ए. चतरा। स्पष्टीकरण: झारखंड का चतरा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है। जिले के कुल क्षेत्रफल का 47.72% भाग वनाच्छादित है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2015।